नमस्कार दोस्तों। आज है 13 जनवरी 2024 और 13 जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके राइट आंसर भी आज अपन चर्चा करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? तो कल 12 जनवरी थी, तो कल पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया था। तो उस पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु उसका नाम है और ये मुंबई के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इस पुल के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया था। तो कल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। अटल ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है अटल ब्रिज, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। कितनी है? 21.8 किलोमीटर अटल ब्रिज की लंबाई है। ये 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। इसमें कितनी लाइन है? 6 लाइन है। कैसे 6 लाइन है? 1, 2 और 3। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और है। तो ये पुल की फोटो है, उसी पुल की फोटो। तो ये 6 लाइन का एक पुल है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था तो मुंबई से नवी मुंबई जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता था। अब ये ब्रिज बनने के बाद 15 मिनट का समय लगता है। तो ये अटल सेतु है, मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना पुल है। ठीक है, ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 6 लेन वाला है, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लास्ट वाली लाइन। ये किस किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो एक तो सीमा सड़क संगठन, जिसको शॉर्ट में बीआरओ बोलते हैं अपन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन हो गया। एक इरकॉन कंपनी है, एक इन्फिनिटी कंपनी है। इरकॉन, इन्फिनिटी, सीमा सड़क संगठन और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों ने मिलकर इस ब्रिज का निर्माण किया है जिसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुंबई के अंदर ये पुल बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलन 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में होगा। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में होगा। इस मिलन 24 के बारे में अच्छे से अपन जानेंगे अगली स्लाइड पे। मिलन 24 होगा कब, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 19 से 27 फरवरी 2024 में ये होगा विशाखापट्टनम में। तो अगले महीने 19 से 27 फरवरी के बीच में मिलन 24 होगा जो कि विशाखापट्टनम में होगा। मिलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन जान लेते हैं। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। मतलब एक तो ये बहुराष्ट्रीय है, 2 सालों में एक बार होता है, नौसेना का अभ्यास है, जो 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 विदेशी देश हो गए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। 1995 में ये शुरू हुआ था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 देश है और एक भारत, इन देशों के मध्य ये होता है। नौसेना का ये अभ्यास है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इस बार का मिलन 24 कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम के अंदर होगा। 19 से 27 फरवरी के मध्य ये होना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है? अभी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कल दिए गए थे। जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार होते हैं वो 1 वर्ष पीछे दिए जाते हैं। जैसे 2024 का ये पुरस्कार है वो जनवरी 2025 में दिया जाएगा। उसी कड़ी के अंदर जो 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है उसके अंदर सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में किसको चुना गया है? भोपाल को। किसको? भोपाल को चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो कंप्लीट स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार को अपन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर, इस श्रेणी के अंदर 2 पुरस्कार दिए गए थे। एक तो सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है और एक सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। तो 1 लाख से अधिक आबादी या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको दिया है? तो इंदौर और सूरत को। ठीक है,
वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। इस श्रेणी का पुरस्कार मिला इंदौर और सूरत को। इसी श्रेणी में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है, इंदौर और सूरत प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वो लगातार 7 बार है जो सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला है। पहली बार हुआ है इसके अंदर कि जो 2 शहर है उनको प्रथम स्थान मिला है, इंदौर और सूरत को। और इंदौर को तो लगातार 7 वर्ष से मिला है, इस बार सूरत को भी मिला है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी के अंदर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको दिया गया है? महाराष्ट्र के सासवाद को। जो महाराष्ट्र का सासवाद शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी का ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद स्वच्छ शहरों में महाराष्ट्र के लोनावाला और छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। तो महाराष्ट्र के लोनावाला और छत्तीसगढ़ के पाटन को और महाराष्ट्र के सासवाद को प्रथम स्थान मिला है और इन दोनों को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा नगर, इसका मतलब क्या हो गया? जो गंगा नदी है उसके किनारे पर जो भी नगर बसे हुए उनमें सबसे स्वच्छ नगर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। तो वाराणसी और प्रयागराज है गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ नगर। ठीक है, सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? तो भोपाल है। भोपाल किसकी राजधानी आप जानते हो? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसको सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो भी पुरस्कार थे इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कंप्लीट मैंने डिटेल एनालिसिस करवा दिया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सर अच्छे से हर चीज़ को कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी अपन अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास लेते रहते हैं, उनको अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर किए हुए मिल जाएगा। और ये अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। अगला क्वेश्चन क्या है? एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो जनवरी से पहले एप्पल थी वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन जनवरी के अंदर अब एक नए डाटा है जिसके तहत एप्पल पीछे रह गई है और माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल गई है। एप्पल को पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का खिताब अपने नाम किया है। ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। पूरे मैटर को डिटेल एनालिसिस से कवर कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है, जिसे इसे $2.875 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला है। ठीक है, तो $2.875 ट्रिलियन का मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट का, और एप्पल का है $2.871 ट्रिलियन का। तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट के पास ज़्यादा है, इसलिए ये आगे निकल गई है। माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीरता से काम कर रही है, इससे उसे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छे से काम कर रही है, इसकी वजह से एप्पल से आगे निकल गई है। माइक्रोसॉफ्ट का अभी मार्केट कैप वर्तमान में है $2.875 ट्रिलियन और एप्पल का है $2.871 ट्रिलियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत की जीडीपी में 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। जब 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था गुजरात बन जाएगा तो गुजरात है वो भारत की जीडीपी में 10% अपना योगदान दे देगा, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि 2026-27 तक अपन ये टारगेट अचीव कर लेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंदर 8.3% का योगदान देता है। मैंने भी एक द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर देखा था कहीं पे कि जो गुजरात है वो भारत की जीडीपी में 8.3% का योगदान देता है और इसको 10% करने का टारगेट है 2026-27 तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गिफ्ट सिटी आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनने की ओर
अग्रसर है। गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको एक करंट अफेयर में क्वेश्चन भी करवाया था कि गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है, वहां पर इतने दिन एल्कोहल जो शराब आती है वो प्रतिबंधित थी, लेकिन अब इसको वहां पर वापस शुरू कर दिया है। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। अभी गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है और स्वामी विवेकानंद की जयंती को अपन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल अपन ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। तो कल क्या प्रोग्राम हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उसकी थीम क्या थी, वो हमें सब कुछ बता दो। तो अगले स्लाइड पे जान लेते हैं। 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी माई भारत विकसित भारत @2047। माई भारत विकसित भारत @2047 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि कल मनाया गया था, उसकी थीम थी और कल के प्रोग्राम की अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ये भी चल रहा है, ठीक है। तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो नासिक महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और उसमें थीम क्या थी? माई भारत विकसित भारत 2047। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। जनवरी के अंदर अपन ने और कौन कौन से दिवस मनाए हैं उस पर एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया था, और जो 2024 के अंदर डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस था। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? ब्रेल एक लिपि होती है जिसको कागज पर लिखते तो अंधे लोग उसको छुकर बता देते हैं। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक करता थे उनका जन्मदिन था, तो उसी उपलक्ष्य के अंदर 4 जनवरी को अपन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था, क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और भारत की आज़ादी में अहम भूमिका उन्होंने निर्वाण की थी। तो उसी उपलक्ष्य के अंदर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को अपन ने विश्व हिंदी दिवस मनाया था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया था और 12 जनवरी को अपन ने क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। आज 13 जनवरी है। वैसे तो आज रेडियो का आविष्कार हुआ था, तो रेडियो से रिलेटेड एक दिवस मनाते हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स परसों जारी हो गई थी। एक चीज बता देता हूँ, करंट के अंदर आप चाहे पूरी साल का करंट छोड़ दो, लेकिन ये इंडेक्स आप जरूर पढ़ लेना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा सीधा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक एग्जाम में इसमें से करंट की दृष्टि से एक क्वेश्चन आता है। 2024 के अंदर यही इंडेक्स काम आएगी। इसको एक बार कवर कर लो। इसको कवर कहाँ से करना है? अभी तो मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जनरली इसमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% इनमें से क्वेश्चन सही करना है और डिटेल एनालिसिस इसका पढ़ना है, तो मैंने इसकी एक अलग से क्लास दे दी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नाम से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर इंडियन करंट के नाम से जो प्लेलिस्ट बन रखी है उसके अंदर ये क्लास डाल रखी है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस क्लास का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को देख लेना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 5-7 मिनट की पूरी क्लास है, जिसके अंदर अपन ने डिटेल एनालिसिस कर लिया था। क्वेश्चन क्या 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? तो 80वीं रैंक रही थी। भारत की पिछले साल के जो हेनले इंडेक्स आया था उसके अंदर 85 रैंक थी, लेकिन इस बार भारत ने वापस सुधार किया है और 80 रैंक है वो भारत की रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल करने की इजाजत है? अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 62 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो। तो 62 इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, किस देश का पासपोर्ट कितना कमजोर है, किस पासपोर्ट से आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, पिछली साल क्या रुझान रहते तो कंप्लीट चर्चा अपन उस सेशन में की थी, उसको आप देख लेना। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी। अभी अपन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, तो प्रतिवर्ष अपन 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक नियम है उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, क्योंकि दिनों दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु बहुत अधिक हो रही है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको कम करने के लिए 11 से 17 जनवरी के मध्य अपन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित चीजें बताते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है सिरिल रामफोसा, फ्रांज बेकेनबाउर, फ्रेक वाल्टर स्टीमेयर और ग्रेबियल अटल। इनमें से कौन है जो कि फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल वाली क्लास में अपन इस पर डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत ही अच्छा कंटेंट डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।